चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट्स। और इसमें हम लोग करेंगे क्या? इसमें इसका मतलब होता है ब्रांच इज अ सबऑर्डिनेट डिवीजन ऑफ एन ऑफिस। एक एक ऑफिस का बहुत सारा ब्रांच होता है, मतलब सोचो कि उसका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है बैंगलोर में। पर वो, अब सोचो मेरे को कहीं मिलना है किसी से, तो हम हर वक्त बैंगलोर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग है कोलकाता के। तो वो बोलेगा हमारा कोलकाता वाले ब्रांच में चले जाइए। मतलब वो मेन ऑफिस नहीं है, बट हम लोगों का ही ब्रांच है। सारे हेड लोग कहाँ बैठते हैं? हेड ऑफिस में, दैट इज बैंगलोर में बैठेंगे। पर ब्रांच में उन लोग का कुछ एम्प्लॉयज भी है जिससे हम लोग बात करके आ सकते हैं। तो ब्रांच का जो क्लासिफिकेशन है वो कितना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। पहला है इनलैंड ब्रांच, दूसरा है फॉरेन ब्रांच। डेफिनेटली इंग्लैंड ब्रांच मतलब जो इंडिया में ही है। अगर हम लोग का कोई ब्रांच फॉरेन में भी है तो वो फॉरेन ब्रांच है। पर हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इंग्लैंड ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पहला है फाइनल अकाउंट मेथड, दूसरा है डेटर्स मेथड, और तीसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स मेथड में हम लोग को क्या बोलेगा बनाने के लिए? ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। फाइनल अकाउंट्स मेथड में भी दो तरीके का होता है। तो पहले फॉर्मेट लिख लो कि अगर रहता है आ, हाँ, इसका फॉर्मेट कैसा होगा? ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। टू, ओपनिंग स्टॉक। टू, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जिसको हम शॉर्ट में जीएसपीबी लिखेंगे। टू, डायरेक्ट एक्सपेंस। सिर्फ ब्रांच ने जो एक्सपेंस किया है वो यहाँ पे लेंगे, हेड ऑफिस का अगर कोई भी एक्सपेंस दिया है तो वो नहीं लेंगे।
जैसे हम लोग जनरली ट्रेडिंग बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। अगर ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होगा। अब हम पहला इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 में हम लोग को क्या बोल रहा है, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। तो बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सारा जो बुक्स है वो हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। अगर हेड ऑफिस का नाम दिया हुआ है तो हेड ऑफिस का हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, द दिल्ली स्टोर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स पटना ब्रांच एट कॉस्ट। दिल्ली स्टोर दिया है, मतलब दिल्ली स्टोर ही इनवॉइस कर रहा है, मतलब दिल्ली स्टोर ही एचओ है। और ब्रैकेट में मस्ट है एचओ लिखना, एचओ मतलब हेड ऑफिस। उसके बाद नीचे हम लोग लिख देंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इसमें डेट दिया हुआ नहीं है, इसलिए कोई डेट यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, और इधर क्रेडिट लिखना होगा, इधर डेबिट लिखना होगा। इधर फॉर्मेट में भी होगा, इधर डेबिट और यहाँ क्रेडिट। उसके बाद बोल रहा है सम में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हम लोगों को, डेटर्स का, स्टॉक का, कैश का, बहुत सारे चीज का, पर हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 5000। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद गुड्स फ्रॉम एचओ। इसका मतलब क्या होता है, गुड्स हम लोग को एचओ भेजा है, मतलब टू जीएसटीबी। कितने का सामान भेजा है हम लोग को, 50,000 का। उसके बाद है कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो वो इधर आएगा। सेल्स लिख के डैश दे के कैश, फिर डैश दे के क्रेडिट। कैश सेल हम लोग का कितना है, 30,000। क्रेडिट सेल है 40,000। उसके बाद बोल रहा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जो हम लोग कस्टमर को सेल किए थे वो वाला रिटर्न। तो वो वाला रिटर्न अगर लिखा है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि ये सेल्स रिटर्न जो लिखा है वो कस्टमर को सेल करने के बाद लिखा है या ब्रांच को सेल करने के बाद लिखा है। तो यहाँ पर देखो बैड डेट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, ये सब किसके लिए देता है, डेटर्स के लिए, ये सब इस फॉर्मेट में नहीं आता है। गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स हम लोग अगर मिलता है एचओ से तो इधर लिखते हैं, और गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो बाई जीएसटीबी बोलकर रिटर्न इधर लिखते हैं। कितना, 5000। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, पेटी एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच। ब्रांच अगर कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो हम लोग इधर लिखते हैं, पर प्रॉब्लम है पेटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है, वो पीएल में आएगा, इधर नहीं। फिर है पिल्फरेज, पिल्फरेज हम लोगों का इधर पे आएगा, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद बाई पिल्फरेज का मतलब होता है फ्रॉड करना, कोई हो सकता है कोई गुड्स को लेकर चला गया तो गुड्स निकलता इस तरफ से है, घुसता इस तरफ से है, तो पिल्फरेज हुआ मतलब 1000 का गुड्स लेकर कोई चला गया, हम लोग को इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 8000, इतना आया। इसके बाद अच्छा सेल किए थे तो रिटर्न, सेल्स अगर यहाँ लिखे हैं तो दो चीज कर सकते हैं, यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस कर सकते हैं, तुम लोग को जो कंफर्टेबल वो करो। यहाँ पर लेस सेल्स रिटर्न कितना है, 4000।
बाहर भेजेंगे हम लोग 36,000। ठीक है, इसके बाद इसको बैलेंस कर दो तो आएगा 2 जीपी। कितना आ रहा है जीपी? मैम कैश सेल वाला बाहर नहीं भेजे? कैश सेल वाला, हाँ दोनों ही, मतलब कैश सेल, क्रेडिट कैश सेल, और उससे ये माइनस की 74, ओ 74 माइनस तब तो 66 होगा ना। कितना, 66। 66 होगा ना। हाँ हाँ हाँ, 66,000। तो कितना हो रहा है इसका जीपी? 25। हाँ, 25,000। ठीक है, अब इस जीपी को हम लोग इधर लाएंगे, बाई जीपी 25,000। अब इधर जितना एक्सपेंस है सारा हम लोग पीएल में डाल देंगे। तो बैड डेट कितने का था? 1000। डिस्काउंट अलाउड भी 1000। रेट से हम लोग का 3000। सैलरी 6000। पेटी एक्सपेंस 1000। और इधर भी आता है, ये जो पिल्फरेज होता है वो इधर भी आता है, तो 2 पिल्फरेज। किस लॉजिक से हम बता देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था उसकी तरह। गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? 1000 का। और हम लोग को अल्टीमेटली लॉस भी कितने का हुआ? 1000 का ही लॉस हुआ, इसलिए ये इधर आ जाता है। 2 नेट प्रॉफिट। 12,000। ये इनवॉइस प्राइस मेथड है। इसमें हम लोग को बोल क्या रहा है, एक्स लिमिटेड हैज इट्स एचओ इन दिल्ली, हम लोग का हेड ऑफिस है दिल्ली में, एंड ब्रांच इन मुंबई। HO supplied goods to its branch at cost plus 33.33%। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच से भी प्रॉफिट करता है। मतलब कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, अगर हेड ऑफिस किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा है तो वो ब्रांच को भी 10 रुपए में ही देता है और बोलता है फिर उसको 15 रुपया में बेचो, तो प्रॉफिट एक ही बार हो रहा है। पर इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस कोई सामान 10 रुपए में खरीद के लाता है और ब्रांच को वो सामान 12 रुपया में देता है, मतलब 2 रुपया हेड ऑफिस प्रॉफिट कर लेता है और उसके बाद बोलता है उस सामान को तुम 15 रुपया में कस्टमर को बेचो, तो 3 ही रुपया ब्रांच फायदा करता है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस भी प्रॉफिट कर लेता है, वो भी अपने ही ब्रांच से। इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। तो एचओ जब ब्रांच को सामान सप्लाई कर रहा है तो कॉस्ट में 33.33% एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा जो वो प्रॉफिट कर रहा है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सिर्फ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल नहीं बनाना है, जितना बोलेगा उतना ही बनाएंगे। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ, उसके बाद ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended
ओपनिंग स्टॉक देखो क्लियरली लिखा है, ओपनिंग स्टॉक में ब्रैकेट में लिखा है आईपी। आईपी मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो नॉर्मली यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे ही लिख दो 40,000। उसके बाद बोल रहा है जीएसटीबी मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी आईपी बोलकर लिखा है, तो टू जीएसटीबी आईपी पे ही लिख दो 2,50,000, मतलब सब में 33.33% जुड़ा हुआ है। इसको लोड कहते हैं, लोड है। रिटर्न टू एचओ हम लोग किधर लिखते हैं, इधर, तो बाई जीएसटीबी रिटर्न, ये भी आईपी पे ही है, दैट इज 10,000। उसके बाद बोल रहा है सेल्स, सेल्स हम लोग इधर लिखते हैं, दैट इज कैश फिर क्रेडिट। कैश है हम लोग का 1 लाख और क्रेडिट है 3 लाख, ऐड होकर बाहर जाएगा 4 लाख। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये पीएल में आता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आईपी पे है, दैट इज 60,000। अब हम लोग को इस पे करना क्या होता है, नीचे लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड आर लॉस्ट थ्रू नेचुरल वेस्टेज। बोल रहा है हम लोग का नॉर्मल लॉस हुआ है, नेचुरल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हुआ है हम लोग का 2% का, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ये हम बाद में नोट में लिखा देंगे। अब हम लोग को करना क्या है, अभी अगर हम लोग जीपी निकाल लेंगे तो वो ब्रांच का ट्रू जीपी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एचओ ने भी प्रॉफिट करके रखा है, तो एचओ के प्रॉफिट को अलग करना है, एचओ का प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है। तो उसको क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में हटा देंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, इसका देखो जो हम लोग कस्टमर से प्रॉफिट करते हैं उसको प्रॉफिट कहते हैं, और जब हेड ऑफिस ब्रांच से प्रॉफिट करता है तो उसको ब्रांच नहीं लोड कहते हैं, इसलिए इसको लोड हटाना कहते हैं, प्रॉफिट हटाना नहीं। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसका इधर हटाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है लोड हटाना। अब लोड कितना है, 40,000 का क्लोजिंग ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हम लोग का लोडेड है, मतलब ये 133.33 है, कॉस्ट होता है 100, उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 33.33, तो टोटल लोड कितना हो गया है 133, तो लोड इसमें कितना है सिर्फ 33.33। 100 तो कॉस्ट प्राइस है, उसमें 33.33 जोड़ा है, तो लोड सिर्फ इतना है, लोड मतलब प्रॉफिट एलिमेंट। तो 40,000 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पे ऐसे लिखना 133.333 पूरा भरना होगा इंटू 33.333, तब ये फिगर आएगा जिसको 10,000 बोलेंगे। इसके बाद इस जीएसटीबी में भी आईपी पे था, इसका भी लोड हटाना होगा, तो बाई जीएसटीबी ब्रैकेट में लोड, इसका लोड भी वैसे ही हटाएंगे 2,50,000 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 33.33। तो आ जाएगा 62,500। उसके बाद यहाँ जो जीएसटीबी रिटर्न है उसका यहाँ हटाएंगे, ढाई है सर। अच्छा 2500। अब इस इसमें डिवाइड क्लोजिंग स्टॉक का भी हटाना पड़ेगा, जिसको इस साइड हम लोग स्टॉक रिजर्व कहते हैं। हाँ इसका कितना आएगा, वो सेम ही तो आएगा, नहीं मैम 15,000 होगा। 15,000। डिवाइड बाई 4 कर दो। नहीं लॉजिक नहीं है, मार्क्स कट हो जाएगा। मैम एक्चुअली आंसर वैसे ही आ रहा है। नहीं हाँ मतलब वो तो तुम लोग मेंटली कर लिए हो इसलिए, नहीं, पर अगर इसका हाँ काटेंगे पर ये वर्किंग्स दिखाने पे मार्क्स होता है।
ये ब्रैकेट में दिखाने पे एक्चुअली फुल मार्क्स जो मिलता है वो यही सबसे 2G ग्रॉस प्रॉफिट। 1,10,000। नीचे नोट लिख लो। पहला नोट है लोड is the profit earned by HO from branch। दूसरा नोट है नॉर्मल लॉस that is natural wastage shall not be recorded in the books। इलस्ट्रेशन 3 में बोल रहा है Y Limited with its HO in Delhi invoiced goods to its branch at Patna at 20% less than the catalog price, which is cost 50% with instruction that cash sales to be made at invoice price and credit sales at catalog price, less discount at 15% on prompt payment। इस पूरे बात का मतलब क्या है? Let the catalog price let the cost price be 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। और क्या बोल रहा है? दिल्ली इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच। इनवॉइस्ड किया मतलब बढ़ा कर दे रहा है एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। कैटलॉग प्राइस कितना बोल रहा है? कॉस्ट प्लस 50%, मतलब 100 प्लस 50%, मतलब 150 रुपीज। ठीक है, इस पे बोल रहा है उसको कितने में दे रहा है? 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। जब एचओ ब्रांच को जिस रेट, कैटलॉग प्राइस का मतलब होता है सेल्स प्राइस, जिस रेट में हम लोग कस्टमर को बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस तो सबको पता है, पर इनवॉइस प्राइस कहते हैं, इनवॉइस प्राइस कहते हैं जिस रेट में एचओ ब्रांच को सामान बेचता है, वो कितना है? 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस, मतलब 150 से 20% कम, दैट इज 120 रुपीज। तो यहाँ पर 3 रेट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जिसमें एचओ खरीदा है, इनवॉइस प्राइस जिसमें वो ब्रांच को बेचा है, और कैटलॉग प्राइस जिसमें वो कस्टमर को बेचेगा। अब बोल रहा है जो कैश सेल है वो हम लोग इनवॉइस प्राइस में करेंगे, मतलब कस्टमर को हम लोग कैश में भी सेल करते हैं और क्रेडिट में भी। जब कैश में सेल करेंगे कस्टमर को तब 120 में बेच देंगे, पर अगर कोई क्रेडिट में खरीदेगा तो उसको कैटलॉग प्राइस में बेचेंगे, मतलब 150 में, पर 15% वहां पे भी डिस्काउंट दे देंगे अगर कोई जल्दी पेमेंट कर दिया तो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसमें दोनों बनाने बोला है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है पर इनवॉइस प्राइस पे, तो वही लिखेंगे हम लोग 12,000। फिर डेटर्स दिया है, डेटर्स को यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। उसके बाद दिया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, मतलब जीएसटीबी, जो कि है 1,32,000। उसके बाद बोल रहा है कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दिया हुआ है। कैश सेल दिया हुआ है 46,000, क्रेडिट सेल दिया हुआ है 1 लाख, तो 1,46,000 आ जाएगा। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो इसमें नहीं आता है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स नहीं आएगा, एक्सपेंस नहीं आएगा, रेमिटेंस टू एचओ मतलब पैसा एचओ को देना, ये भी नहीं आएगा। डेटर्स का क्लोजिंग नहीं आएगा, कैश का क्लोजिंग नहीं आएगा, पर स्टॉक का क्लोजिंग आएगा, दैट इज बाई क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में जो जो आइटम आता है वही सब, ये भी 15,000 है। तो यहाँ पे एज सच ऐसा कुछ और है नहीं। नीचे पढ़ लेते हैं। इट वॉज फर्दर रिपोर्टेड दैट अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ द ब्रांच वॉज लॉस्ट बाय फायर, हम लोग का कुछ स्टॉक लॉस्ट हो गया फायर से, नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर whose value is to be ascertained and provision should be made for discount to be allowed। अच्छा, उसका अमाउंट नहीं दिया है पर बोल रहा है स्टॉक हम लोग का डिस्ट्रॉय हुआ है, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बट हम लोगों को इसका प्राइस नहीं पता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी दूसरा काम क्या है, इसका लोड हटाना पड़ेगा। लोड हटाएंगे कैसे, देखो इसका लोड हटेगा ओपनिंग स्टॉक का, तो बाई स्टॉक रिजर्व 12,000। अच्छा, इनवॉइस प्राइस कितना है 120, तो ये है 120 और इसमें लोड कितना है 20, 2,000। उसके बाद जीएसटीबी का 1,32,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, हमेशा इनवॉइस प्राइस से ही करना, 22,000। उसके बाद इधर क्लोजिंग स्टॉक है जो इधर पे हटाएंगे, अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का भी हटाना होगा। पर इसका हम लोग को अमाउंट नहीं पता है, इसलिए लोड भी अभी नहीं हटा पाएंगे। ये क्लोज कर दिए। इसके बाद जीपी यहाँ, पर जीपी भी हम लोग का नहीं निकला क्योंकि हम लोग के पास पूरा अमाउंट नहीं निकला था। इसके बाद एक्सपेंस ये सब लिख सकते हैं तो लिख लो। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर यहाँ आता है, वो पिल्फरेज के टाइम पे हम बताए थे कि इधर भी आता है, तो टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पर अभी अमाउंट इसमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो मेन हम लोग का अटक रहा है सम इसकी वजह से, तो इसके लिए एक वर्किंग्स करना पड़ेगा।
देखो सिंपल बात है, मेरे पास स्टॉक में कितना है, लिख लो वर्किंग्स। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसमें सीखने या याद रखने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। मेरा ओपनिंग स्टॉक में कितना था, हम और कितना रिसीव किए। जैसे सोचो, मेरा ओपनिंग स्टॉक में इतना था, हम इतना रिसीव किए, मेरे पास टोटल कुछ हो गया होगा गुड्स, उसमें से हम इतना बेच दिए, तो मेरे पास इतना बचना चाहिए, पर इससे कम बचा। क्यों इससे कम बचा? क्योंकि बाकी सामान गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो वही चीज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक आईपी वाला ही लेंगे, याद रहे। 12,000 एड, हम लोग और कितना खरीद लिए थे जीएसटी भी आईपी पे, 1,32,000। तो हम लोग पास टोटल गुड्स था कितना, 1,44,000 हम लोग के पास टोटल था, जिसमें से हम लोग सेल कर दिए, कैश सेल किए थे। कैश सेल हम लोग किस रेट पे किए थे, क्लियर लिखा है, कैश सेल वेयर टू बी मेड एट आईपी। हम लोग कैश सेल इनवॉइस प्राइस पे ही करते हैं, जो कि है 46,000। इतना तो हम लोग बेच दिए। और क्रेडिट सेल भी हम लोग किए, पर क्रेडिट सेल में लिखा है, क्रेडिट सेल हम लोग करते हैं इनवॉइस, क्रेडिट सेल ऑफ कैटलॉग एट कैटलॉग प्राइस। क्रेडिट सेल करते हैं हम लोग कैटलॉग प्राइस में, ठीक है। कैटलॉग प्राइस मतलब 150 में, ठीक है। तो इसको भी आईपी पे ही ले जाना है। तो क्रेडिट सेल कितने का किए हैं, 1 लाख का। ये किस पे है, कैटलॉग प्राइस पे। जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जो चाहिए वो इनटू होता है। तो क्रेडिट सेल हम लोग करते हैं कैटलॉग प्राइस में, मतलब 150 पे। हम लोग का सारा फिगर आईपी पे है, तो क्रेडिट सेल भी आईपी पे चाहिए। आईपी है हम लोग का 120, मतलब 1 लाख है 150, पर हम लोग को इसको बनाना है 120, दैट इज 80,000। 80,000। तो इतना हम लोग बेच दिए, तो हम लोग के पास बचना कितना चाहिए था, इतना गुड्स हम लोग के पास था, हाँ इतना हम लोग बेच दिए, तो 18,000 हम लोग के पास बचना चाहिए था। पर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 15,000। तो बाकी 3,000 का गुड्स क्या हुआ होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ होगा, बट ये भी आईपी पे है। जब सारा फिगर आईपी पे है तो ये भी आईपी पे ही निकला होगा, दैट इज 3,000। तो सिंपल बात है, कितना था कितना बेच दिए, तो बचना चाहिए था 18,000, बचा 15,000, तो 3,000 हम लोग का लॉस्ट हो गया। अब ये आईपी पे है तो इधर पे लोड हटाना होगा, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 500। तो जीपी निकल जाएगा कितना, जीपी कितना आएगा, हाँ 41। 41,000। तो जीपी आ गया हम लोग का 41,000, तो इधर भी लिख लेंगे 41,000। अब इधर याद रहे, पीएल में लोड हटाकर हमेशा जो लिखना होता है लोड हटा के। तो 3,000 का लॉस हुआ था, जिसमें 500 प्रॉफिट एलिमेंट था, तो सिर्फ 2,500 का गुड्स ही रियल में लॉस हुआ है। अब एक चीज और बोल रहा है, हम लोग जब कैटलॉग प्राइस में किसी को दिए थे तो सोच लेते हैं कि अगर सामने वाला प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया, मतलब
जल्दी हम लोग को पेमेंट दे दिया तो हम लोग उसको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये हम लोग को लगता है कि हम लोग दे देंगे, तो जब भी तो वो हम लोग का फिर डिस्काउंट हम लोग का खर्च है। तो अगर जब भी हम लोग को लगता है कि हम लोग का कोई खर्च होने वाला है तो हम लोग उसका एक प्रोविजन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्योंकि अगर हम लोग को कोई जल्दी टाइम पे पेमेंट दे दिया तो हम लोगों को उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ेगा। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। देखो, इतना डिस्काउंट तो हम लोग वैसे भी दिए ही है। डिस्काउंट अलाउ मतलब सेल किए हैं, सेल ये जो किए हैं इसके लिए इतना डिस्काउंट हम लोग वैसे भी दिए ही है। ठीक है, तो यहाँ 1337 लिख के क्लोज कर दो, नेट प्रॉफिट निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? तो नेट प्रॉफिट उसके बाद करो इलस्ट्रेशन 4, इसका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? मैम 17798। हाँ, और इलस्ट्रेशन 4 करो। ये नेक्स्ट क्लास में बताते हैं 1337 कैसे आया। उसके इलस्ट्रेशन 4 में आओ। इलस्ट्रेशन 4 में बोल रहा है एक्स लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट पुरी, गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बोल रहा है कि हम लोग का हेड ऑफ रिटेल ब्रांच है पुरी में। ये सब लैंग्वेज को छोड़ो, ब्रांच और होलसेल ये सब का कोई रेलिवेंस नहीं है। बस ये याद रखो, गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हम लोग जब गुड्स सेल करते हैं तो 60% ऑन कॉस्ट में। तो सिंपल बात है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। इतना डन है। इसके बाद बोल रहा है हम लोग जब भी सामान सेल करते हैं तो उसको 60% प्रॉफिट में करते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 60%, मतलब 100 प्लस 60%, दैट इज 160 रुपीज। और इस सेलिंग प्राइस को इस रिटेल नाम के, जो रिटेल होलसेल ऐसा लैंग्वेज देगा ना, इसमें सेलिंग प्राइस को हम लोग रिटेल प्राइस कहते हैं। रिटेल प्राइस क्या होता है? जिसमें कस्टमर को बेचते हैं, रिटेलिंग करना, दैट इज सेलिंग प्राइस। और होलसेल प्राइस क्या है? होलसेल प्राइस याद रहे इनवॉइस प्राइस को कहते हैं। तो सिर्फ इसमें नाम चेंज हो जाता है, चीज वही है। होलसेल प्राइस क्या है? जिसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है। तो इनवॉइस प्राइस में क्या हुआ? एचओ ब्रांच को देता है, वो देता है कॉस्ट प्लस 40% में, दैट इज 100 प्लस 40%, मतलब 140 रुपीज। ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है? Goods are invoiced from Delhi HO to branch at Puri at wholesale price. From the following particulars, ascertain the profit made at HO and branch. इसमें HO और ब्रांच दोनों का प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। और बहुत सारा आइटम दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंस, और फिर नीचे कुछ लिखा है।
तो ये बनाएगा कौन? वही एचओ। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अब इसमें भी सेम जैसे करते थे टू ओपनिंग, हाँ, पर यहाँ पे इस बार कॉलम बनाना पड़ेगा एचओ का और ब्रांच का, और यहाँ पर भी एचओ का और ब्रांच का। यहाँ पे भी हम लोग को 2 कॉलम बनाना होगा, एचओ और ब्रांच, एचओ और ब्रांच। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ एचओ का दिया हुआ है 7 लाख, ब्रांच का दिया हुआ नहीं है। उसके बाद दिया है टू परचेज, परचेज भी सिर्फ एचओ का दिया हुआ है 42 लाख, ब्रांच का कोई परचेज नहीं है। फिर है टू जीएसटीबी। जीएसटीबी का मतलब होता है एचओ जब ब्रांच को सामान भेजता है, तो ये परचेज किसका है? ये परचेज है बेसिकली ब्रांच का। तो ब्रांच के कॉलम में लिखेंगे 15120000, और सेल किसका है? एचओ का, तो इस तरफ लिखेंगे बाई जीएसटीबी। ठीक है। इसके बाद दिया है सेल्स, तो बाई सेल्स। सेल्स दोनों का अपना अपना है, 42,84,000, 14,40,000। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, 16,80,000, 252,000। इसके बाद दिया एक्सपेंस, एक्सपेंस पीएल में आता है, ट्रेडिंग में नहीं, तो यहाँ पर इसको और कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? ब्रांच का है 180। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम आप लोडिंग नहीं हटाएं, लोडिंग तो था ओपनिंग स्टॉक पे, जीएसटीबी पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, सब कुछ पे लोडिंग था, क्यों नहीं हटाएं? तो क्वेश्चन आंसर इसका ये है कि जब भी हम लोग एचओ और ब्रांच दोनों का ऐसे ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, तो याद रहे ट्रेडिंग में लोडिंग नहीं हटेगा। अगर एचओ और ब्रांच दोनों का बनाएंगे तब लोडिंग नीचे हटेगा पीएल में। ठीक है, पीएल नहीं बोलेगा फिर भी बनाना होगा, क्योंकि हम लोग को लोड हटाना है। और लोड नीचे क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि एचओ और ब्रांच दोनों का इस बार बना रहे हैं। तो ये सब याद रहे, तो लिखेंगे बाई जीपी। अब इधर पे आएगा टू एक्सपेंस। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ लोड हटाएंगे, ओपनिंग स्टॉक का लोड इधर। अच्छा, लोड किसके फिगर में होगा? लोड ब्रांच के फिगर में रहेगा। क्यों? क्योंकि एचओ ब्रांच को सामान सेल करता है, तो ज्यादा दाम पे किसका दिखाई देगा? ब्रांच का चीज। तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का है ही नहीं, इसलिए लोड नहीं हटा पा रहे हैं। जीएसटीबी का हटता है तो इसका हटाएंगे बाई
GSTB ब्रैकेट में लोड। अब कितना हम लोग आराम से जानते हैं, इनवॉइस प्राइस था 140 और लोड है इसमें 40। जो भी चीज कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहेगा उसको लोड कहते हैं। तो यहाँ पे लोड है 40, तो 1512,000 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40, 432,000. 432,000। मैम ब्रांच के कॉलम में नहीं होगा क्या? नहीं, एचओ के कॉलम में होगा। एचओ के कॉलम में इसलिए होगा क्योंकि वो लोड किया किसने है, एचओ ने। अच्छा तो जिसने लोड किया है उसका कॉलम में प्रॉफिट हटाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जीएसटी भी इधर भी था एचओ में, तो वो सिर्फ हम लोग ब्रांच के कॉलम का हटाने वाले हैं। सेल्स का हटता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का हटाएंगे। इधर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व 14,40,000 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40। तो इसका होगा 411। तुम लोग का भी यही आ रहा है क्या? हाँ, बड़ा अजीब सा है. देखो नीचे एक बार पढ़ो, सेल्स एट एचओ आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस। एचओ जब भी कोई चीज सेल करता है, एचओ ये जो सेल किया है इसको होलसेल बेसिस में किया है। एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर, मतलब एचओ जो भी चीज सेल करता है वो होलसेल में करता है, मतलब सिर्फ ब्रांच को सेल करता है। और ब्रांच जो भी सेल करता है वो सिर्फ कस्टमर को करता है। कस्टमर को करता है मतलब रिटेल प्राइस में करता होगा। स्टॉक एट एचओ इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। देखो यहाँ पे ये चीज हम बता दे, अगर कुछ भी नीचे नहीं बोलता, सेल का बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टॉक इज वैल्यूड एट एचओ इनवॉइस प्राइस लिखा है उस पे बात कर रहे हैं। अगर वो लाइन नहीं लिखता तो हम लोग खुद क्या मानते कि सिर्फ ब्रांच के ही फिगर में लोड होता है, इसलिए सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का यहाँ हटाते, जीएसटीबी का यहाँ हटाते और इधर का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का हटाते। पर सम में क्लियरली बोल रहा है कि एचओ का जो स्टॉक रहता है वो भी इनवॉइस प्राइस पे ही रहता है। तो इस सम में क्लियरली अगर बोल दिया है तो एचओ का भी फिगर में लोड है, ऐसा सम बोल रहा है, तो इधर हटाना पड़ेगा बाई स्टॉक रिजर्व, क्योंकि सम बोल रहा है 7 लाख डिवाइडेड बाई 140 इंटू 40, दैट इज 2 लाख। इसके बाद इसका हटा दिए, उसके बाद इधर आ जाओ, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक में लोड है। स्टॉक बोला है मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, तो टू स्टॉक रिजर्व 16,80,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 40, 4,80,000। एक बार मेरे को एचओ का नेट प्रॉफिट बताओ। टू 376,000. इसमें हम लोग को बोल रहा है कि डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर चुके हैं 13365 और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है 15%। तो मान लो कि जो पूरा डेटर है, मतलब जो पूरा हम लोग का 1 लाख का डेटर है, वो अगर सारा लोग ही प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे तो हम लोग को इतना रुपया डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट अलाउ किए, मतलब अगर सारा लोग ही हम लोग को, मतलब अगर हम लोग इतना रुपया डिस्काउंट दिए हैं और इतना परसेंट डिस्काउंट है,
तो अगर पूरा 100% लोग पेमेंट कर देता टाइम पे तो 89,100 हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ जाता। सिर्फ 15% डिस्काउंट सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि कुछ लोग ही प्रॉम्प्ट पेमेंट किया था, तो इतना ही डिस्काउंट देना पड़ा। पर अगर सारा लोग हम लोग को प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता तो इतना रुपया डिस्काउंट देना पड़ जाता। अब बोल रहा है टोटल डेटर हम लोग का कितना था, पहले से भी कुछ डेटर था और अभी का भी कुछ डेटर था, मतलब टोटल डेटर था हम लोग का 1,10,000। तो 1,10,000 टोटल डेटर है और सभी लोग अगर टाइम पे पेमेंट कर देता तो हम लोग को 89,100 डिस्काउंट देना पड़ जाता। मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ जाता? तब हम लोग को टोटल 81% लोग को डिस्काउंट देना पड़ जाता। अब बोल रहा है क्लोजिंग डेटर कितना है, मतलब लास्ट में कितना लोग बचा, मतलब जो लोग पूरा साल हम लोग को पेमेंट किया ही नहीं, वो लोग 11,000 का लोग है। जो लोग हम लोग को पेमेंट किया ही नहीं है, मतलब ये लोग भी अगर टाइम पे पेमेंट नेक्स्ट ईयर कर दिया तो इन लोगों को भी हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है? अगर ये लोग भी क्लोजिंग डेटर भी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड मतलब पूरा साल इतने का डिस्काउंट हम लोग दिए हैं। डिस्काउंट हम लोग तभी देते हैं जब भी डेटर लोग हम लोग को आके पैसा पे ऑफ करता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट छोड़ दो, वो सिर्फ इस चैप्टर में इस सम में लाइन दिया है। कहने का मतलब है जब भी कोई हम लोग को पेमेंट करने आएगा हम लोग को 15% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हम लोग इस साल कितना डिस्काउंट दिए हैं? इतने का डिस्काउंट दे चुके हैं और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना था? 15%। तो अगर सारा लोग हम लोग को टाइम मतलब आके पे कर दे, सारा लोग आकर हम लोग को पे कर दे तो 89,100 का डिस्काउंट हम लोग टोटल दे देंगे। अब बोल रहा है टोटल डेटर था कितना, हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन बना रहे हैं मतलब कितना लोग को हम लोग को और डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो बोल रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट इतना का देना पड़ सकता है, मतलब सारा लोग ही अगर आके टाइम पे पेमेंट कर दे तो हम लोग 89,100 डिस्काउंट देना पड़ेगा। टोटल डेटर है कितना? 1,10,000 का। पहले से इतना लोग पैसा नहीं दिया था और इतना इस साल हम लोग सेल कर दिए, मतलब टोटल 1,10,000 रुपया का डेटर अभी भी है जो अगर टाइम पे पेमेंट कर दिया तो हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हम लोग हिसाब से अगर इतना लोग में इतना हम लोग डिस्काउंट दे ही देते हैं, मतलब टोटल हम लोग 81% का डिस्काउंट दे देंगे। अब बोल रहा है क्लोजिंग डेटर हम लोग का बचा 11,000। अगर ये लोग आके टाइम मतलब टाइम पे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है तो हम लोग को 8910 इन लोग को भी डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। ये समझ में आया? अब इन लोग इतना हार्ड